नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले न हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने अपने सियासी हथियारों को तैयार कर लिया है और उपचुनाव की तरह ही एक बार फिर से मुस्लिम समाज पर दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी अपने पसमानदा कार्ड को रामपुर उपचुनाव की तरफ फिर खेल रही है। एआईएमआईएम भी खुद को मुसलमानों का खैर ख्वाह बता रही है, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम वोट बैंक सरकने का डर एसपी को भी है। किसके पाले में मुसलमान, इस पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। यूपी में सियासी पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और बीजेपी ने अपनी तैयारियों के बीच पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए सम्मेलनों की तैयारी की है। यूपी में 18% मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें से पसमानदा मुसलमानों की संख्या करीब 85% है, जिन्हें न कभी सियासी नुमाइंदगी मिली और न ही कभी इनकी आवाज को उठाया गया। लोकप्रिय प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके बोलने के बाद सारी पार्टियां आज पसमानदा समाज की बात कर रही हैं, लेकिन सबसे पहली बात करने वाला अगर कोई है तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हम दबे कुचले लोगों की बात की। बीजेपी रामपुर के उपचुनाव में पसमानदा सम्मेलन कर इस रणनीति को अपना चुकी है, जो कारगर भी साबित हुई है और निकाय चुनाव में इसी दांव को आजमा कर बीजेपी 2024 के लिए अपने हथियारों को पैना कर रही है। हम तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो माइनॉरिटी सेल है सदैव से अपने कार्यक्रम आयोजित करता आया है। पसमानदा समाज मुसलमानों में वो वर्ग है जहां तक विकास नहीं पहुंची थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया है और हमको लगता है इसी दृष्टि से लिया जाना चाहिए इस विषय को। माना जाता रहा है कि मुस्लिम वोटर्स का फायदा पहले कांग्रेस ने और बाद में एसपी ने उठाया था, लेकिन पसमानदा समाज के करीब होकर बीजेपी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकती है, जो सीधे सीधे एसपी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस चुनाव में एआईएमआईएम ने ताल ठोंककर एसपी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। भाजपा अगर इस तरीके की बात कर रही तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे। रही बात पोलराइजेशन की, तो मुसलमान इस देश का 75 सालों से दूसरी पार्टी का गुलाम है। नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाल रहा है मुसलमान, लेकिन मुसलमानों को हासिल क्या हुआ? सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर जी रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है, आप मुझे बताइए। मुस्लिम इलाकों को इग्नोर किया जाता है। आप देख लीजिए, बहुत सारे मुसलमानों के इलाके ऐसे हैं जहां पर एटीएम और बैंक भी ब्लैक लिस्टेड है। तो आप मुस्लिम इलाकों को इग्नोर क्यों करते हैं? अगर इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी ना होती तो एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में आती ही नहीं। हालांकि कभी एमआई समीकरण के जरिए सरकार बनाने वाली एसपी के लिए मुस्लिमों के छिटकने का डर इसलिए भी है क्योंकि आजम और दूसरे मुस्लिम नेताओं पर कार्रवाई के विरोध में अखिलेश यादव कभी सीधे नहीं उतरे, जिसे लेकर मुस्लिम नाराज भी थे, लेकिन समाजवादी उसे अपना वोट बैंक मान रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की, सभी जात के मानने वालों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक हमेशा से समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताता आया है और आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा। मुसलमान कभी बीजेपी के कोर वोटर नहीं रहे और पिछले चुनाव में एआईएमआईएम की मौजूदगी ने भी एसपी का वोट काटने के सिवाय कोई खास असर नहीं डाला। लेकिन करीब 100 विधानसभाओं में मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। यही लालच पार्टियों को लुभा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले अक्सर देखा जाता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हर दांव खेलती है। हालांकि इस बार रेस में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई है। रामपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा की कोशिश है कि इस वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, क्या उस वोट बैंक में भाजपा और एमआईएम सेंध लगा पाएंगी? वीडियो जर्नलिस्ट विधान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। फखरुल हसन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, दानिश कुरैशी जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, ओपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही हमारे सहयोगी अविनाश सिंह और अनुराग कानपुर से कनेक्ट है, अविनाश लखनऊ से कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल ओपी सिंह जी आपसे ही है। जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 80-20 का फॉर्मूला दे रही थी, निकाय चुनाव में ऐसी क्या मजबूरी आई कि अब पसमानदा मुसलमानों को अपने लिए, अपने हित में साधने के लिए पसमानदा सम्मेलन करना पड़ रहा है?
आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है 2014 से कि सबका साथ सबका विकास, उसमें वो जाति धर्म क्षेत्र से परे, मैं ये बात इसलिए साबित कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वह सबके सभी जाति, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय और सभी क्षेत्र के लिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। पसमानदा मुसलमान की बात आज चल रही है। पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान है जिनकी किसी सरकार ने सुध नहीं दी। ये अति पिछड़ों और गरीबों में आते हैं जिनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनको जो है उनका भी विकास किया जा रहा। हमारी जो योजनाएं चल रही है केंद्र प्रदेश सरकार की, वो बखूबी ऐसे लोग किसी भी समाज के, चाहे वो मुस्लिम समाज का पसमानदा समाज हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उनका लाभ दिया जा रहा है। और 60 से ज्यादा सांसद आपके, 70 से ज्यादा विधान परिषद सदस्य, 250 के करीब विधायक, एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं आपके पास। आप पसमानदा मुस्लिमों की बात कर रहे हो ओपी सिंह जी? नहीं, मुस्लिम विधायक होने से आयुष जी या न होने से अर्थ नहीं है। सवाल इस बात का गौर करने की है कि सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों को जब चुना गया तो उनके बैकग्राउंड को देखा गया। वहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात कही जा रही थी ओपी सिंह जी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात जब कही जाएगी, आप आदिवासियों के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप जाटों के लिए देख रहे हैं, किसान बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं देखा जाए? हम किसको नहीं देख रहे? आयुष जी, हम किसको नहीं देख रहे? कोई एक बताइए, एक समुदाय बताइए, चाहे आदिवासी हो और चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित हो, ठीक है, चाहे मुसलमान हो, आप एक समुदाय का नाम बताइए जिनको योजनाओं में पक्षपात किया जाता है। फखरुल हसन साहब, या जिनको उसका फखरुल हसन साहब, आप लोग मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जागीर मान लेते हैं कि भाई ये वोट बैंक तो छटकेगा है नहीं, बीजेपी के पास जा नहीं सकता, बाकी पार्टियां उतनी मजबूत है नहीं, बाइपोलर इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें मुस्लिमों का हित नहीं हो पा रहा है, आप लोग मुस्लिमों को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, ये आरोप एमआईएम का है, बड़ा आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमान करती है तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अब ओपी सिंह जी साहब के मुंह से हम जब मुसलमान सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे चलिए भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमान कर रही है। जिस पार्टी को सुबह से शाम तक गाली देते नहीं थकते थे ये मुसलमान को, आज ये मुसलमान कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है कि ये मुसलमान को अपने पाले में लेके आना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का आरक्षण शिक्षक भर्ती में नहीं देती, वो खा जाती है। एक मंत्री इनके वो गरीब कोटे से अपने भाई की नियुक्ति करा देते हैं। जब ये पिछड़ों का आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो ये मुसलमानों का हक कहां से दे देंगे? और मुसलमानों की बात करते कि पसमानदा मुसलमान, जो मुसलमानों में पिछड़े हैं, हम उनका हक देंगे। अरे पहले पिछड़ों का, दलितों का हक तो दे दीजिए, पहले पिछड़ों का, दलितों का हक दे दीजिए, फिर हम अल्पसंख्यक मुसलमानों में पसमानदा की भी बात कर लेंगे। और चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हम तो उसका समर्थन करते हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं, पिछड़ों के लिए, पसमानदाओं के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि इस्लाम मुसलमानों में जो धोबी हैं या दूसरे काम करने वाले लोग हैं, जिनको दूसरे सनातन धर्म में जब ये काम करने वाले लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो आप कह दीजिए भाई, आप तो कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब आप सबके विश्वास की बात करते हैं और आप तो कहते हैं कि एक देश एक कानून, तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी सब बातें करते, तो क्यों आप धर्म के? लेकिन आरोप फखरुल जी आप पर लग रहा है, एमआईएम आरोप लगा रही है। तो में अगर जो काम, फखरुल साहब सुनिए, आरोप ये है कि एमआईएम ये कह रही है कि आप लोग मुस्लिमों का नाम लेने तक से डरते हैं। आप लोग ने रामपुर में सेटिंग कर ली, नहीं आपको डर है कि मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, आपको डर है, इस वजह से एमआईएम को आप दरकिनार करना चाहते हैं, तगाफुल रखना चाहते हैं। देखिए पूरे देश में एआईएम का चुनाव लड़ा, गुजरात में भी लड़ा, उत्तर प्रदेश में भी लड़ा, बिहार में भी लड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, क्या मिला? मुसलमानों ने इनको क्या जवाब दिया? तो देखिए, उनको जो कहना करें, लेकिन जिस पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनके पीछे ना आज मुसलमान खड़ा है, ना उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, ना वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाते हैं, तो उनकी बात को हम बहुत ज्यादा यही परसेप्शन तो एमआईएम और बीजेपी तोड़ना चाह रही है कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते में रिजर्व है, इसी में से इनमारी की कोशिश है। और जब पसमानदा सम्मेलन बीजेपी कर रही है, बीजेपी अगर 1% वोट भी आपका काटती है तो नुकसान तो आपका है फखरुल जी। अगर 1% वोट भी बीजेपी को मिल जाता मुसलमानों का, तो नुकसान आपका ही है ना।
मैंने सुन ली आपकी बात, मैंने सुन ली आपकी बात, बोले मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली। पहली बात तो समाजवादी पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है, केवल किसी एक धर्म के मानने वालों की पार्टी। ओपी जी जवाब दीजिए, फिर मैं दानिश जी के पास जाता हूं। पार्टी है। ओपी जी जवाब दीजिए, फिर मैं कुरैशी जी के पास जाऊंगा। के लिए काम किया है। ओपी जी जवाब दीजिए। आयुष जी, ये फखरुल साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान सबकी है, तो भैया जब चुनाव आता तो ये बुआई का नारा क्यों देते हो? आप चुनाव में जब चुनाव हार जाते हो तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये क्यों कहता है कि 20-20 हजार जो है यादव और मुसलमानों का वोट काट दिया गया? तो क्या इस प्रदेश में केवल यादव और मुसलमान की ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिंता है? ठीक है। और 20-20 हजार वोट काट दिया गया तो फिर 111 आप जीते कहाँ से? ठीक है, दानिश कुरैशी साहब, ठीक है फखरुल जी, ठीक है, आपस में नहीं, ठीक है, जल्दी बोलिए फखरुल साहब, बोलिए जल्दी बोलिए। मैनपुरी में जब आप चुनाव हारे 2,88,000 वोटों से, तो वो केवल मुसलमान और यादव को वोट नहीं था, वो हिंदू का भी वोट था। राष्ट्रीय सम्मेलन वाली बात हो रही, चलिए ठीक है। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी साहब, यहाँ आरोप ये है वो MIM जिसका जनाधार उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है, वो MIM अगर चुनाव लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी की बी टीम करार दे दिए जाएंगे आप लोग तुरंत। कुरैशी साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, दरअसल समाजवादी पार्टी की मजबूरी इसलिए है कि पसमानदा पर भाजपा और MIM बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है कि वो कहती कुछ है और करती कुछ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को इतना प्रेम उमड़ रहा है पसमानदा मुसलमानों पे, उमड़ना भी चाहिए, बेचारे पिछड़े जो हैं, तो आर्टिकल 341 का नोटिफिकेशन कब हटाने के लिए चिट्ठी लिखेंगे योगी जी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे, तो ये वो नहीं करेंगे। दरअसल ये सियासत करना चाहते हैं मुसलमानों को। देखिए, आज तक ना समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ मिला, अब भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तो जो पूरा पॉलिटिक्स है वो हमने देखा किस तरह से मुसलमानों को बिल्कुल एक तरफ कर देने की जो सियासत केंद्र में और राज्यों में चल रही है, यह सारी दुनिया से मतलब वो नहीं है, ओझल नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि समाजवादी पार्टी को आज मुसलमान याद आए हैं पसमानदा के नाम पर। आप मुझे बताइए कि इतने सांसदों ने अब तक कितनी बार पार्लियामेंट में पसमानदा मुसलमानों का के मुद्दे को लेकर 341 की मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके लिए कितनी बार उन्होंने कहा कि भाई इसका वो होना चाहिए। जो अध्यादेश जिस उस वक्त की 1950 की नेहरू सरकार जो लेकर आई थी, आखिरकार वो अध्यादेश कब हटेगा? ये धर्म के आधार पर जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन सो कॉल्ड सेक्युलर जमातों ने किया इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे है। मैं तो ये कहता हूं कि सच्ची मोहब्बत तभी नजर आएगी जब आप इस नोटिफिकेशन को डिस्कार्ड कर देंगे। बताएं योगी जी कब डिस्कार्ड कर रहे हैं, बताएं मोदी जी कब डिस्कार्ड कर रहे हैं, तब सच्ची मोहब्बत नजर आएगी। वो ये रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन उनकी परेशान हाली में आप देखिए उनके अपने विधायक का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया, क्या कहकर कि भाई गैर कानूनी। अब आप बताइए, पेट्रोल पंप जैसा अगर स्ट्रक्चर गैर कानूनी होने लगा उत्तर प्रदेश में, तो फिर क्या सीमाएं रह गई हैं कानून की? और इस तरीके के हालात है। अभी कुछ दिन पहले इनके एक MLA के ऊपर वो गाज गिरी है इरफान सोलंकी पे, कहाँ है अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट नहीं है। सवाल ये है कि ये लोग सारे लोग मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, और आप वो डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं, यानी कि इन्हें खेलेंगे, खेला बिगाड़ने आए हैं आप लोग यूपी में। दिखाने की बात कहाँ है? सुनिए मेरी बात, किसी के जवाब दे देता हूँ। मैं फखरुल साहब लौटूंगा, नहीं रुकिए, बारी मैं जवाब दे देता हूँ। एक बार रुक जाइए फखरुल साहब, रुकिए प्लीज। देखिए, कुरैशी जी बोलिए। डिबेट है कि अगर किसी के हकों के हुकूक छीने जा रहे हैं, उस पर बात करने से किसी को डर लगता है, किसी को लगता है कि आपकी जानकारी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, अविनाश मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग उससे पहले आपके पास, क्या इरफान सोलंकी से जेल में मिलने अखिलेश यादव जा सकते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या सियासी मजबूरियां दिखती हैं कि अखिलेश यादव आजम से मिलने नहीं गए, शर्जील से मिलने नहीं गए, वो अखिलेश यादव इरफान से मिलने पहुंच रहे हैं? देखिए, जा सकते हैं नहीं आयुष, बल्कि जा रहे हैं। 20 तारीख को अखिलेश यादव जेल में मिलने जा रहे हैं इरफान सोलंकी से, और शायद इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत इस बात को लेकर नाराजगी थी सपा कार्यकर्ताओं में और नेताओं में कि आखिर वो इरफान सोलंकी के लिए आके क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, और शायद इसीलिए, और खासकर निकाय चुनाव से पहले इसलिए भी जाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। हमारे साथ इस समय यहाँ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है सलीम अहमद, वो भी मौजूद है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या ये अखिलेश यादव की मजबूरी है कि जो मिलने जा रहे हैं इरफान सोलंकी से, और जो पसमानदा को लेकर आप लोग बात करते हैं वो क्या है? एक एक करिए। देखिए, अखिलेश यादव जी जो आ रहे हैं, आजम खान के मामले में भी आपने देखा इनको कि वो सालों जेल में सड़ते रहे, कभी मिलने नहीं गए।
आज इनके मामले में, सोलंकी जी के मामले में भी आप देख लीजिए कि ये अब आ रहे हैं, वो मजबूरी है, मुस्लिम वोट की खातिर आ रहे हैं, जब क्योंकि अब ये देख समझ चुके हैं कि मुसलमान इनसे भाग रहा है। रही बात, अब दूसरी तरफ आ जाइए, आज मुस्लिम समाज आज बीजेपी से वो जुड़ रहा है। आज बड़ी तादाद में देख लीजिए, खाली पसमानदा ही नहीं, सर समाज मुसलमान जितना भी है, जो भी है, वो बीजेपी से जुड़ रहा है। आप 70 साल का कार्यकाल पूरा उठा के देखिए, कांग्रेस ने शासन किया, समाजवादी ने किया, आपके पास किया, लेकिन मुसलमानों का क्या हालत है? मुसलमान कहता है समाजवादी पार्टी के साथ उठा के देखिए, कहते हैं अखिलेश यादव अगर इरफान से मिलने पहुंच रहे हैं, उसके पीछे क्या बुनियाद देखी जा रही है? मुसलमान क्या मायने इसके? अविनाश, क्यों किया? मतलब ये बीजेपी का ये कहना है। देखिए, सियासी मजबूरी है और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सत्ता में जब भी आई, कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण जो फैक्टर था वो सबसे प्रमुख कारक था। और अखिलेश यादव को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो 18% से ऊपर जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको अपने साथ रखना है तो इरफान सोलंकी से भी मिलने जाना पड़ेगा और आजम खान से भी मिलने जाना पड़ेगा। हालांकि देखिए, इसको लेकर एमआईएम और दूसरी पार्टियों ने सवाल जरूर खड़े किए कि एक तरफ अपनी पत्नी के लिए अखिलेश यादव ने जमकर चुनाव प्रचार किया मैनपुरी में, तो वहीं हाल ही में जो उपचुनाव हुआ उसमें सिर्फ रामपुर एक बार गए। और आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंडर द टेबल वाली बात है और एक सियासी समझौता शायद हुआ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, 18% जो मुस्लिम मतदाता हैं, 100 के आसपास से ज्यादा सीटें हैं जिस पर जो मुस्लिम मतदाता है कहीं ना कहीं वो निर्णायक भूमिका निभाता है। खासतौर पर अगर पश्चिमी यूपी की बात कर लें और पूर्वांचल के कुछ जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोटों की जो तादाद है वो ज्यादा है। और समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर एमआईएम जैसी पार्टियां उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और ऊपर से देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा कार्ड खेल रही है, क्योंकि देखिए पहले जो मुसलमान था वो भाजपा को वोट नहीं देता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से वो ट्रेंड है बदला है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या हालिया जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें भी तकरीबन 3 से 4% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया। और अगर पसमानदा कार्ड में भाजपा सफल हो जाती है या फिर एमआईएम मजबूत होती है तो जो एमवाई इसी पॉइंट पर आगे बढ़ता हूं। जी, आपसे सवाल है मेरा, बहुत ज्यादा उस पर अगर एमआईएम मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बटेगा, फायदा सीधे आपको होगा उन 100 विधानसभा सीटों पर जहां मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर निभाते हैं। 20 से 30% से ज्यादा आबादी उनकी है। लगभग 14 से 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी डिसाइडिंग फैक्टर साबित होती है। ये वजह है कि आप समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सिद्धमारी कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, पसमानदा सम्मेलन ऐसा एक मुद्दा हो गया है बीजेपी के लिए जिसके जरिए दोनों हाथों में लड्डू हो जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खिसकता है तो बीजेपी को फायदा, नहीं खिसकता है तो आप मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाकर, पोलराइजेशन का आरोप लगाकर फायदा निकालेंगे। आयुष जी, यह कोई पहला नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रहा है। 2012 का जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था उसमें 12 नगर निगमों में से 10 हम जीते थे, 2 निर्दल जीते थे, बरेली और इलाहाबाद। उसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, आपका पत्ता साथ। 2017 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, 16 नगर निगमों में से 14 पर हम जीते, अलीगढ़ और मेरठ में बसपा जीती। वहां भी कांग्रेस, सपा और आप सारी पार्टियों का पत्ता साफ। कौन आता है कौन जाता है, आप पहले ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वह पक्षपातपूर्ण है या पारदर्शी। हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश में है, सबके कल्याण के लिए जो हमारी योजनाएं चल रही है, जिनकी ये बात कर रहे हैं, क्या उससे वो वंचित है? अगर वंचित नहीं है तो फिर 4 बार उनकी सरकार रही, 3 बार किसी और की सरकार रही। आपने हज सब्सिडी रोक दी, आपने हाल में जो वजीफा मिल रहा था वो रोक दिया। उन्होंने उनकी सुध ली। अगर उनकी सुध लिए होते तो आज हमारी योजनाओं का जो उनको लाभ मिला, ठीक है, फजलुल हसन साहब जवाब दीजिए। चीजें मिल रही है, आप लोगों ने नजरअंदाज करके रखा, मुस्लिम वोट बैंक को अपना स्टेक समझ के रखा, इस वजह से बीजेपी को मौका मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं और लोगों की भी बातों का जवाब दे दूं कि समाजवादी पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल इरफान सोलंकी के परिवार के पास भेजा था। सर, अखिलेश यादव का खुद का जाना और रविदास मेहरोत्रा साहब का जाना अलग हो जाता है, आप जानते हैं। नहीं, देखिए, नहीं तो एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जगह जाते हैं क्या? अब कहीं कोई घटना होती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं क्या? बाकी मुद्दों पर पार्टी बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है या किसी एक व्यक्ति का ही जाना जरूरी होता है?
नहीं तो ये एजेंडा मत चलाइए कि समाजवादी पार्टी विरोधी है, इस एजेंडे पे मत चलिए। सर ये आरोप हमारा नहीं था, ये आरोप बीजेपी और एमआईएम लगा रही थी और सवाल पूछना मेरा काम है। अगर आपको लगता है बीजेपी से मैंने कोई सवाल नहीं पूछा हो या एमआईएम से नहीं पूछा हो और पार्टी का तो है नहीं, सवाल तो आप बता दीजिए, वो मैं पूछ लूंगा। सवाल पूछिए, एजेंडा वाला जो मुद्दा है वो आप अपने घर पे रखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। काम है जवाब देना मेरा। हाँ तो प्लीज जवाब दीजिए, एजेंडा मुद्दा आईना ये सब मत किया। मैं आपके सवाल, हाँ नहीं, ये सब आप भी मत देखिए, आप सिखाइए मत, आप बोलिए फखरुल साहब, बोलिए। आपका काम है सवाल जाया होगा, वक्त जाया होगा, हम आपसे सीखे ना। बोलिए ठीक है, प्लीज बोलिए। हाँ जी। ओपी सिंह जी जब बोल रहे थे कि यहाँ पे चुनाव जीता, ये चुनाव मैंने जीत लिए, वो चुनाव जीत लिए, तो देखिए जनता को क्या मिल रहा है। आप तो चुनाव जीत रहे हैं, हर चुनाव के बाद आप एक दूसरा चुनाव जीतते हैं, लेकिन उस चुनाव के बाद क्या होता है, 400 का गैस का सिलेंडर वो 1100 में लेना पड़ता है जनता को। जो पेट्रोल 70 रुपए में मिलता था वो पेट्रोल हमें 100 के पार लेना पड़ता है। सरसों का तेल हमें कहीं 200 के पार लेना पड़ता है। चलिए ठीक है, वही महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे ठीक है। दानिश कुरैशी साहब के माध्यम से महंगाई के बाद एआईएमआईएम पार्टी जो है कहाँ कुछ बोल रहे हैं, वो किसी का खेल बिगाड़ने की बजाय अपने उम्मीदवारों को जिता पाएगी, नगर निगम एक बेहतर आंकड़ा ले आ पाएगी, इसकी उम्मीद कैसे कर ली मुस्लिम मतदाता जब असदुद्दीन ओवैसी यूपी सेंट्रिक नहीं है? देखिए एक बात समझिए, राजनीति के अंदर में सेंट्रिक की बात छोड़ दीजिए। जिस तरह से 2019 और इस बार जो असेंबली चुनाव हुए, असेंबली चुनाव के बाद जिस तरीके से वहां पर न सिर्फ मुसलमानों का लेकिन दूसरी बिरादरियों का भी जो हाल है, भारतीय जनता पार्टी जीती और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सरेंडर किया भारतीय जनता पार्टी के सामने, हमने देखा कि किस तरह से अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के टॉप मोस्ट लीडरों को परेशानी हुई। लेकिन अभी तक देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी के बड़े जा तो रहे इरफान सोलंकी के यहाँ जा रहे हैं अखिलेश यादव, आजम खान और शर्जील से मिलने के लिए उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजा था, सुना आपने? फखरुल साहब ने बोला है। जी सवाल यही तो है ना कि आप अगर वोट बैंक बचाने के लिए जाते हैं वो बात अलग है, और ईमानदारी से उसके साथ खड़े रहें ये बात अलग है। कैसे डिसाइड होगा कि आज वोट बैंक बचाने जा रहे हैं, कल वो ईमानदारी से जा रहे हैं? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है, मुझे ये बताइए कि जो आजम खान साहब के साथ हुआ उनके मताधिकार को लेकर, यही घटना अगर अखिलेश के साथ होगी तो समाजवादी पार्टी इतनी खामोश रहेगी पूरे प्रदेश में, या हल्ला नहीं मचाएगी? क्या कहेगी? दिक्कत क्या है इनकी कि क्या कर ले? हम क्या संविधान से ऊपर हैं? संविधान कानून क्या होता है? अरे पढ़े लिखे आप आदमी क्या बात कर रहे हैं? नहीं पर्सनल टिप्पणी मत करिए, पढ़ाई लिखाई अगर मत का किसी का अधिकार छीन लिया जाएगा तो संविधान है ना, तक सीमित रहिए। संविधान है ना, संविधान है ना, संविधान है ना, संविधान। अगर आप संविधान की इतनी बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे तो कम से कम संविधान पढ़ के ओपी सिंह जी, जैसे समाजवादी पार्टी एमआईएम की लड़ाई में हम मुस्कुरा रहे हैं, यही वोटों के बंटवारे में भी मुस्कुराहट का कारण बनेगी, यही उम्मीद आप लोगों को है? ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी उनके ऊपर जुल्म समाजवादी पार्टी के, अरे छोड़िए, अरे सिंह साहब, छोड़िए, हाँ सिंह साहब बोलिए। कुछ नहीं है, उत्तर ठीक है ठीक है, आपकी हैसियत का अंदाजा जनता ने करा दिया है, आप मत बोलिए। ठीक है सिंह साहब बोलिए, सिंह साहब बोलिए, सिंह साहब बोलिए। जनता ने करा दिया है। अरे फखरुल साहब रुकिए ना, फखरुल साहब रुक जाइए, रुकिए भाई रुकिए, फखरुल साहब का ऑडियो चाहिए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए, पर्सनल टिप्पणी नहीं। हाँ ओपी सिंह साहब बोलिए, ये दोनों पार्टियों की लड़ाई में जैसे मुस्कुरा रहे हैं, वोटों के बंटवारे में भी ऐसे मुस्कुराएंगे? देखिए ऐसा आयुष जी, ये लड़ाई क्यों है? बसपा की, सपा की, कांग्रेस की, आपकी, समाजवादी पार्टी की, एआईएमआईएम की, ये सारी लड़ाई का जड़ केवल एक है। जब चुनाव आता है मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण में इनमें होड़ मच जाती है। हैदराबाद के भाईजान कहते हैं कि भाई देखो हम केवल हम ही हैं, चलिए ठीक है, हमारी ही पार्टी। बस वक्त कम है, बाकी अविनाश और अनुराग आपसे 20-20 सेकंड का जवाब। हमको इससे कोई लेना मुस्लिम वोट बैंक निकाय चुनाव में अहम क्यों है, जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतनी कोशिश नहीं की, उससे ज्यादा प्रयास निकाय में क्यों? अविनाश, विकास के मुद्दे पर देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो ट्रेंड है कुछ चुनावों का, वो ट्रेंड बदला है। 2019 के बाद से देखा गया है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत जो मुस्लिम मतदाता है उनका रुझान देखने को मिला है। और देखिए निकाय चुनाव चूंकि बीजेपी को पता है, और अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम वोटरों को भी पता है कि अगले 4 सालों तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। और जो नारा बीजेपी दे रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस नारे को फलीभूत करने के लिए बीजेपी अपना काम तो कर ही रही है। और ऐसे बहुत अनुराग, इरफान सोलंकी के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, वो जेल जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वहां मिलने पहुंचती है, तो उसका फायदा बीजेपी कैसे उठाएगी? मुस्लिमों को अपने साथ लाने का संदेश कैसे दे रही है वहां बीजेपी कानपुर में, सीसा मऊ सीट आसपास का जो पूरा इलाका है?
देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पे कानपुर में पसमानदा सम्मेलन होने जा रहा है और अभी अभी एक बैठक खत्म हुई है बीजेपी की, जिसमें ये तय किया गया है कि शायद नगर निकाय चुनाव से पहले ही पसमानदा सम्मेलन यहाँ पे कर दिया जाएगा। और इस तरह से वो एक संदेश देना चाहती है पूरे मुस्लिम समाज में भी कि हाँ, यहाँ पर भी बीजेपी उनके साथ में है। जहां तक अखिलेश यादव है, वो भी ऐसा लगता है कि निकाय चुनाव से ठीक पहले शायद इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो भी एक संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि सीसामऊ सीट की बात करें, जहां से इरफान सोलंकी है, तो वो बहुत बड़ा मुस्लिम क्षेत्र है, वहां के मतदाता की तादाद बहुत ज्यादा है और इसी बिल्कुल, और यही एक सियासी मजबूरी दोनों दलों के लिए देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनुराग और अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। आप तीनों खास मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो निकाय चुनाव के रण में मुस्लिम मतदाता बेहद अहम फैक्टर है। वो मुस्लिम मतदाता जिसकी आबादी प्रदेश में करीब 18 से 20% मानी जाती है, उसको लेकर राजनीतिक दलों में अपना घमासान भी है। लेकिन मुसलमानों के सियासी अरमान क्या है, ये निकाय चुनाव की वोटिंग के वक्त पता चलेगा। छोटे से ब्रेक के लिए और